हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। कल मैंने डाला, लेकिन उसके बाद और रिक्वेस्ट आई सर हिंदी में चाहिए। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का आपका आदर्श प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, पूरा वो भी किसमें, हिंदी में। तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और जो पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आता है बेटा केरल में। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना संबंधित है। हीराकुंड परियोजना किससे संबंधित है, महानदी बेसिन से। महानदी के तट पर है हीराकुंड बांध। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, 1789। रॉलेट एक्ट पारित हुआ, अगर आपने रॉलेट एक्ट वाला प्रश्न याद करा होगा तो पता होगा 1919 में। कोलकाता के द्वारकानाथ जी टैगोर, द्वारकानाथ जी टैगोर 1830 से 1840 के दशक के एक प्रसिद्ध उद्यमी थे। उद्यमी का मतलब होता है बिजनेसमैन एक प्रकार से, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। मानव विकास से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है वो कौन जारी करता है, यूएनडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान, बड़ा ही आसान। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो धर्म के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है उसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, महात्मा गांधी ने 1915 में भारत लुटे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। इसके पहले वो डैश थे, मतलब कहाँ पर थे इसके पहले भैया, तो इसके पहले हमारे महात्मा गांधी कहाँ पर थे, साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। चलिए, तीसरा, औसत आय को डैश भी कहा जाता है। तो औसत आय को हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, औसत आय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, बेल्जियम में डैश सरकार है। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, तो बेल्जियम में सरकार है सामुदायिक और संघीय। देखो बीच में श्लेष लगा के रखा है, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। सामुदायिक लिखना हो तो सामुदायिक, संघीय लिखना हो तो संघीय। क्लियर। चलिए, पांचवा प्रश्न, प्रजातांत्रिक सरकार देश के लिए उत्तरदायी है। हमारे देश में क्या है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र सरकार किसके लिए उत्तरदायी होती है, हमारे लिए, मतलब हम कौन, जनता के लिए, ठीक है। चलिए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के किस देश में आई थी, तो औद्योगिक क्रांति यूरोप के सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी। अंग्रेज, वही इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने ही आगे बढ़ाया था सबसे पहले, इसके लिए ब्रिटेन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वन वर्ड। भारत का सुनहरा एशिया कहा जाता है। इसका उत्तर आप सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे, क्योंकि मुझे लगता है इसका उत्तर सब बच्चों को आता होगा। ओके, इतने आगे वाले प्रश्न देखते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र में शामिल है, जिसके अंदर हम सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, उसको हम बोलते हैं संचार तंत्र। क्या बोलते हैं, संचार तंत्र। इसके लिए इसका उत्तर क्या होगा, संचार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय सभी बच्चों को पता होगा, ब्रुसेल्स में, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा, ब्रुसेल्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनमत संग्रह, ये प्रश्न अधूरा है, इसका प्रश्न हो सकता है जनमत संग्रह क्या है, जनमत संग्रह को समझाइए। तो जनमत संग्रह का मतलब एक प्रत्यक्ष मतदान, ऐसे प्रकार से वोट देना जिसके जरिए आपके क्षेत्र के लोगों से पूछा जाए कि इसे हमें पारित करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जमशेदपुर प्रसिद्ध है। देखो जमशेदपुर जो है वो जमशेद जी टाटा के नाम पर प्रसिद्ध है, और वहाँ पर उन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगाई थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं लोहा और इस्पात उद्योग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद शासन क्या है। वेद शासन वह व्यवस्था है जो कानून रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा शासन, ऐसा कानून जिसको कौन चुनती है, जनता चुनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो एक बार फटाफट लाइक और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। विनिर्माण उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर सामान बनता है, वह उद्योग हमारी रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल सही है। तो इसका आ जाएगा सत्य। मैं सत्य के लिए आपके लिए राइट लगा देता हूँ, ठीक है। तो सत्य के लिए भैया मैं राइट लगाऊंगा, असत्य के लिए मैं रॉन्ग लगाऊंगा। ओके,
महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी। हाँ जी बिल्कुल सत्य, 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के नाम से एक किताब लिखी थी। रिंडरपेस्ट पशु रोग था जो 1890 में फैला था। जी हाँ, रिंडरपेस्ट नाम का पशु रोग, जानवरों में एक रोग फैली थी, एक बीमारी फैली जिसका नाम था रिंडरपेस्ट, जो कि 1890 में फैली थी। शिक्षक, वकील, पुलिस, डॉक्टर, ये सब जो सेवाएं देते हैं, ये सब के सब प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है? नहीं, ये सब के सब अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, मतलब असत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। जी हाँ बिल्कुल, महिलाओं को 1/3 स्थान क्या आरक्षित है, तो इसका क्या आएगा? सत्य। लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी है। लोकतंत्र का आधार क्या है हमारा? गरिमा और आज़ादी, बिल्कुल सही। अगर व्यक्ति गरिमा ही नहीं मिलेगी, व्यक्ति को आज़ादी नहीं मिलेगी, तो लोकतंत्र किस काम का फिर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बड़ी रद्दी और बड़ी सिंपल है। देखिए इसके 2 ऑप्शन नीचे लिखे हुए, बैंकों का बैंक और असहयोग आंदोलन। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। बैंकों का बैंक और छठा है असहयोग आंदोलन। ठीक है बेटा, अब देखो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है 19-20, यहाँ पर दिया संयुक्त। आइए अब इसको कॉल करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड सरकारी कंपनी है और प्राइवेट कंपनी भी है, इसके लिए इसको बोलते हैं हम पहला संयुक्त। संयुक्त का मतलब वह होता है जहाँ पर सरकारी का भी मालिकाना हक हो और प्राइवेट का भी मालिकाना हक हो। तो इसके जो मालिक है वो क्या है? सरकारी लोग भी और प्राइवेट भी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो, सबको पता होना चाहिए। तूतीकोरिन पतन, तूतीकोरिन पतन कहाँ पर आता है बेटा? तमिलनाडु के अंदर आता है। मछली पालन कहाँ पर आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बैंकों का बैंक कौन है? बैंकों के पप्पा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था। एक चीज़ अपन भूल गए, ऊपर मैंने आपको पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स का उत्तर नहीं बताया था। सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, हाँ एक वाक्य में तो दीजिएगा, पहले का उत्तर नहीं बताया था। आप लोगों से पूछा था, कई सारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। भारत का सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जोड़ी के नंबर है 2, 3, 4, 5, 1, 6। प्रश्न नंबर 6 से समझते आइए अपन। इसका भी उत्तर मिलेगा और वाले का उत्तर भी मिलेगा। तो आइए इन प्रश्नों को हम समझते कि इनका उत्तर क्या है। सबसे पहला प्रश्न, संसाधन के प्रकार लिखिए। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए हम समझते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो संसाधन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहले संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन, दूसरे संसाधन होते हैं मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक के अंदर 2 और आते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। वैसे इसके अंदर और आते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से इतना बहुत है। अन्यथा इसमें बहुत सारे जैविक अजैविक भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा संसाधन क्या है? मृदा संसाधन मतलब मिट्टी क्या है भैया? इसको मैं काट रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा गया गलती से। मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा संसाधन है जिसको बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। यह पौधों का विकास करती है, मिट्टी में क्या पौधे पनपते हैं, कई सारे लाखों जीवों का पोषण करती है। हमारे जैसे इंसानों का भी पोषण जो है, पालन पोषण है, वो कौन करती है? मिट्टी करती है। मिट्टी से हमारा अनाज पैदा होता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनकशैल अथवा सस्तरशैल, जलवायु, वनस्पति, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। अन्य जैव पदार्थों समय मुख्य कारक है, क्योंकि मिट्टी बनने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो जलोढ़ अथवा एलुवियम, जलोढ़ मिट्टी को एलुवियम सॉइल बोलते हैं, जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी वो कैसे बनती है? जब जल बहकर आता है और एक जगह पर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। अब ये बहुत भुरभुरे रंग की होती है, थोड़ी सी ढीली मिट्टी होती है। इसके कण जो है आपस में सख्ती से बंधकर ठोस शेल नहीं बनाते, मतलब मिट्टी आपस में चिपकी हुई नहीं होती है, इसमें कण अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अथवा वाला, संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपान लिखिए। संसाधन नियोजन किस प्रकार से किया जाए और क्यों इतनी जटिल प्रक्रिया है? तो संसाधन नियोजन एक अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। संसाधन को कैसे अपन मैनेज करें, उसकी प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। तो किस प्रकार से अपने को हमारे संसाधनों की प्लानिंग करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले प्लानिंग का नियम क्या है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना। सबसे पहले तो पहचान करो कि भैया कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा संसाधन पाया जाता है, और उसको क्या बना लो? एक तालिका बना लो, मतलब उसकी एक टेबल बना लो। दूसरा क्या बोला?
संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। संसाधनों से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं आई है, राष्ट्रीय विकास की जितनी भी योजना आई है, उन सब में क्या समन्वय स्थापित करना। झूम खेती क्या होता है? झूम खेती को ही हम लोग एक और भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, सबको पता हो तो? स्लेश एंड बर्न। ठीक है, झूम खेती एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें पहले पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को भूमि से साफ किया जाता है। मतलब जितने भी पेड़ वगैरह रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, जला देते हैं, उनको जलाकर क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। कई वर्षों तक उस पर ऊपर खेती की जाती है। जब हम जलाते हैं खेतों को तो उसमें क्या होता है, पोटाश हो जाता है, जो कि पेड़ों के लिए क्या होता है या फिर मिट्टी के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। झूम खेती को झूम खेती और स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह खेती सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से इसके लिए बहुत है, नहीं तो इसमें अपन और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। रबी और खरीफ की फसलों के 5-5 नाम लिखना है। रबी की फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि, ऐसी आदि फसलें जो कि रबी में बोई जाती है। खरीफ की फसलों की बात करें तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, ये सब के सब कहाँ पे कब बोई जाती है, खरीफ की फसलें। चलिए प्रश्न नंबर 9, विनिर्माण क्या है? जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे नंबर स्क्रॉल डाउन हो रहा है। ठीक है, इस पर अपना नेम, अपना नाम, अपनी सिटी और अपने स्कूल का नाम व्हाट्सअप करें, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। लेकिन PDF आज नहीं मिलेगी, कल मिल पाएगी। ठीक है, और रेगुलर 9:15 पर मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लगती है इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को दबाएं। क्वेश्चन नंबर 9, विनिर्माण क्या है? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना। मतलब भैया जो भी हमारे पास साधन, जैसे पेड़ों से हमें जो भी वस्तु मिली, जैसे कि गेहूं मिला, तो उस गेहूं को पीस कर आटा बनाना, ऐसे जिससे उसकी मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, जिससे उसकी वैल्यू की क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन करने को हम विनिर्माण कहते हैं। जैसे कागज़, बांस जो होता है उससे कागज़ बनता है। चीनी से चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त उद्योग क्या है? तो संयुक्त उद्योग वह उद्योग होता है जिसको सरकारी कंपनियां, मतलब सरकार, और निजी क्षेत्र के लोग दोनों मिलकर चलाते हैं, जिसकी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये अभी अपना मेज 2 कॉलम में भी आया था। परिवहन के कौन कौन साधन हैं? रेल, बस, ट्रक, वायुयान, जलपोत, पाइपलाइन आदि सभी परिवहन के प्रमुख साधन हैं। जल परिवहन क्या है? जल परिवहन क्या होता है? तो देखो, जल मार्ग के द्वारा जब हम शिप के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक सफर करते हैं, उसे हम जल परिवहन कहते हैं। जल परिवहन का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जाता है। पहले अंग्रेजों के ज़माने में भी क्या होता था, विदेश से अंग्रेज हमारे पास कैसे आए थे बेटा? पानी के माध्यम से आए थे, जल के माध्यम से आए थे। प्राचीन काल से ही यातायात के साधन के रूप में जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। डिजिटल भारत क्या है भैया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक योजना, डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत एक वह योजना है जिसके तहत IT का ज्ञान लोगों को दिया जाता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान लोगों को दिया जाता है, उन्हें समझाया जाता है किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चीज़ों को बदल सकते हैं। और आज पूरे विश्व में भारत टेक्नोलॉजी का क्या बन गया? केंद्र बन गया है। ठीक है, चलिए 5 प्रमुख संचार के साधन। संचार के साधन बचपन में पढ़ा होगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे साधन जिससे हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, समझते हैं। तो प्रमुख साधन है रेडियो, दूरदर्शन, डाक, इंटरनेट, चलचित्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन। उसने 5 बोले थे, अपन ने थोड़े ज़्यादा लिख दिए, एक आध ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, चलिए आगे। जैविक युद्ध क्या है? जैविक युद्ध बायोलॉजिकल वॉरफेयर अथवा कीटाणु युद्ध, जर्म वॉरफेयर। कहने का मतलब ये कि जब आप युद्ध करने के लिए बंदूकों, गोलियों का उपयोग ना करो, क्या करो, कोई कीटाणु हुआ, कोई जीवाणु हुआ, कोई विषाणु हुआ, फफूंद हुई, इस टाइप की कोई बीमारी किसी पेड़ पौधों में या इंसान में लगा दो, जिससे वहाँ के पूरे पेड़ पौधे खत्म हो जाए, पूरे इंसान क्या हो जाए, मरने लग जाए। जैसे कि एक प्रकार से कोरोना, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो कोरोना है उसको चाइना ने जानबूझकर फैलाया है। आपकी राय क्या है? अगर आपको लगता है कि कोरोना जानबूझकर चाइना ने फैलाया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेधाधिकार क्या है? निषेधाधिकार, या इसी को एक और भाषा में बोला जाता है वीटो पावर। सवाल ये भी बन सकता है वीटो पावर क्या है? तो वीटो पावर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है निषेध, मतलब मना करना। ये एक प्रकार से एक तरफा अधिकार होता है कि भैया कोई कानून आया,
जिसकी सब देशों ने मिलकर कानून बनाया, और आपके पास अगर वीटो पावर है तो आप क्या बोलते हो कि भैया हम इस कानून को बदलते हैं, ये कानून लागू नहीं हो सकता, मतलब एक तरफा अधिकार। वीटो पावर हमारे देश को बचाने के लिए हमारे मित्र देश रशिया ने इसका उपयोग करा था, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी एक कताई की मशीन है। इसमें एक पहिया को हम घुमाते थे, मजदूर पहिए को घुमाता था, जिससे क्या होता था एक बार में कई सारे धागे बन जाते थे। अगर पतंग का धागा खरीदने जाते हो लाल धागा बनता है, ठीक है नहीं, उसी को स्पिनिंग जेनी। चलिए, औद्योगिकरण उत्पादन क्या है? औद्योगिकरण उत्पादन मतलब जब हम कारखानों में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्माण करते हैं बेचने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे नंबर लिखा है, इसके ऊपर अपना नाम, सिटी, क्लास भेजें ताकि आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। गुटेनबर्ग कौन था? ये योहान गलत लिखा गया, यहाँ पे आएगा जोहान, या फिर बस डायरेक्ट लिख दो। गुटेनबर्ग एक जर्मन सुनार थे, मतलब भैया सोने चांदी का कामकाज था। इन्होंने एक चीज़ का आविष्कार करा था। आविष्कार किसका करा था? जिसने यूरोप में चल प्रकार की मुद्रण तकनीकी मतलब एक प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस, जो हम प्रिंट करते ना, इन्होंने क्या बनाई थी? प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। ठीक है भैया, चलिए। पंचांग क्या है? तुम्हारे सबके घर में होगा, लाला राम स्वरूप। ठीक है, चांद, सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन, मतलब कब अपना, हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रहण लगेगा, आपके चांद की गति क्या है, सूरज की गति क्या है, मुहूर्त कैसा है, ये सारी चीज़ें जब जिसमें हमें मिले उसे हम क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, प्रश्न नंबर 15, गेली व कंपोजिटर क्या है? देखो बेटा, कंपोजिटर और गेली दोनों के दोनों प्रिंटिंग मशीन के पार्ट्स है। किसके पार्ट है? प्रिंटिंग मशीन, मतलब जिससे छपाई होती है ना, छपाई की मशीन के हिस्से है। अब देखो, जो कंपोजिटर होता है, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को हम कंपोजिटर कहते हैं। गेली एक प्रकार से धातु, मतलब लोहे वगैरह की एक फ्रेम होती है जिसके अंदर अक्षर को बनाया जाता है, जिससे क्या होता है? टाइपिंग होती है। ठीक है, चलिए। वर्नाक्यूलर क्या है? वर्नाक्यूलर की बात करें तो ये एक कानून था जो कि अंग्रेजी सरकार लेके आई थी। क्या हुआ आप सभी को पता होगा, 1870 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मंगल पांडे ने जिस आंदोलन की शुरुआत करी थी, उस आंदोलन के बाद जो हमारे देश की पत्रिका रिक्ता थी, मतलब जो लोग छापते थे, वो लोग देश की अंग्रेजी सरकार के खिलाफ छापने लग गए थे। इसके लिए अंग्रेजी सरकार एक नियम लेके आई जिसका नाम था वर्नाक्यूलर या फिर देसी प्रेस एक्ट। इसके तहत अब प्रेस वही छापेगी जो सरकार बोलेगी। अगर अंग्रेजी सरकार ने बोला हमारे बारे में अच्छा छापो तो आपको अच्छा ही छापना पड़ेगा, मतलब एक प्रकार से प्रतिबंध लगाने जैसा था। क्लियर हुआ? चलिए आगे। द्वितीय क्षेत्र क्या है? द्वितीय क्षेत्र में हम प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा? वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कौन सी चीज़ों का? प्राकृतिक चीज़ों का। देखो, द्वितीय क्षेत्र की बात करो आप विनिर्माण की बात करो, एक प्रकार से दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, तो दोनों में आप एक ही उत्तर भी लिख सकते हैं हो। विनिर्माण उद्योग क्या है या द्वितीय क्षेत्र क्या है, दोनों का उत्तर एक हो सकता है। जब हम प्राकृतिक उत्पादों से कोई ऐसी वस्तु को बनाते हैं जिसको हम मार्केट में जाके बेच सकते हैं, जिसमें हम उसकी कीमत को बढ़ा दें, जिसमें वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कपास से कपड़े बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, बांस से पेपर बनाना। ठीक है, ये सभी चीज़ इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के दो उदाहरण बताने। उदाहरण देखो, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वह कार्य होते हैं जो कि प्रकृति से रिलेट होते हैं, जैसे खनन करना, मतलब खोद के सोना चांदी वगैरह निकालना। कृषि कार्य खेती से रिलेटेड, मत्स्य पालन मछली से रिलेटेड पालन, मतलब प्राकृतिक कार्य जिसको हम इंसान ने नहीं बनाया, जैसे सोना चांदी को अपन ने नहीं बनाया। खेती प्राकृतिक है, मत्स्य पालन प्राकृतिक है। द्वितीय क्षेत्र वह होता है जिसके अंदर हम कच्चे माल से चीज़ों को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, कैसे माल में? जिसको हम मार्केट में बेच पाए, जैसे कपास से कपड़े बनाना, लकड़ी से कागज बनाना, अभी हाल अपन ने पढ़ा था गन्ने से शक्कर बनाना, एक ही बात है। तृतीय क्षेत्र को एक और भाषा में सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये वह है जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को क्या करते हैं? मदद करते हैं, जिसकी परिवहन के साधन, गाड़ी घोड़े हमारे मदद करते हैं। बैंक, बीमा कंपनी, ये सब क्या करती है? बिजनेस चलाने में मदद करती है। आयात निर्यात क्या है? आयात का अर्थ है किसी वस्तु का दूसरे देश से अपने देश में आना। जब आप किसी दूसरे देश से सामान मंगाते हो अपने देश में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयात बोलते हैं। निर्यात का अर्थ क्या है? निर्यात सिर्फ पूरा के पूरा इसका उल्टा है। जब हम विदेश में सामान बेचते हैं, क्या करते हैं? विदेश में सामान बेचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, आज हमने सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन समझे। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के। कल मैं आपको 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने क्लासमेट्स की हेल्प करें। क्लास के सभी बच्चों को वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि वो लोग भी क्या कर पाए, इस वीडियो को देखें और उनके पास भी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आ पाए। आपका फ्रेंड आपको याद रखेगा कि भैया तूने 10वीं में मदद करी थी, जीवन में एहसान का मौका मिल रहा है, कर दो सामने वाले पे। ठीक है, चलिए कंटेनर क्या है? कंटेनर का मतलब सिंपल सी एक वह चीज़ जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में माल को क्या करते हैं, रखते हैं। और बड़े बड़े जो हमारे ट्रक वगैरह होते हैं इसमें कंटेनर रख कर हम उससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। इससे क्या होता है, लोड करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई सामान इसको उठाने में तकलीफ आएगी, आपने कंटेनर भर दिया, आप कंटेनर को आपने डायरेक्ट मशीन के माध्यम से उठा के क्या कर दिया, रख दिया। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल हम करेंगे 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नीचे जो नंबर स्क्रॉल डाउन हो रहा है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो अपना नेम, सिटी वगैरह व्हाट्सअप पे करें ताकि आपको मैं इसकी PDF प्रोवाइड करवा पाऊँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट टू ऑल। जय श्री कृष्णा।